दोस्तों, आज की सच्ची कहानी एक ऐसे डॉक्टर के बारे में है जिसके बारे में 21 साल के बाद भी पुलिस पता नहीं लगा पाई है। आज भी पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केरल की एक डॉक्टर ओमाना की। डॉक्टर ओमाना केरल के एक बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके परिवार वाले, उनके तमाम भाई वगैरह सभी अच्छी पोस्ट पर थे। डॉक्टर ओमाना भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे थे और उनकी अच्छी एजुकेशन की वजह से उनका मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है। इसी बीच परिवार के लोगों ने अपनी होनहार बेटी के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया और बच्चों के एक डॉक्टर यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राधा कृष्ण से उनकी शादी हो गई। डॉक्टर राधा कृष्ण और डॉक्टर ओमाना की शादी के बाद सब कुछ बेहतर चल रहा था। शादी के कुछ वक्त के बाद 2 बच्चे भी हुए। इन दोनों लोगों का परिवार केरल में ही रह रहा था। इन दोनों ही डॉक्टर की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही थी। आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी थी। किसी तरह की कोई परेशानी इन लोगों की जिंदगी में नहीं थी। दोनों ही लोग काफी वक्त के बाद में इरादा करते हैं कि उन्हें अपने घर में रेनोवेशन कराना चाहिए। इस पर उन्होंने एक आर्किटेक्ट को हायर किया। आर्किटेक्ट का नाम मुरलीधरन था। मुरलीधरन इनके घर में आता है और एक नई कहानी जन्म ले लेती है। अब ये मुरलीधरन जो कि आर्किटेक्ट था, इसने तरह तरह के डिजाइन दोनों लोगों को दिखाने शुरू कर दिए। काफी वक्त के बाद में एक डिजाइन सेलेक्ट कर लिया जाता है और उस पर काम शुरू कर दिया जाता है। मुरलीधरन इनके घर में काम शुरू करवा देता है। मुरलीधरन की ये लगन और ईमानदारी देखकर डॉक्टर अमाना उससे इंप्रेस हो जाती हैं और पहले उनके बीच में दोस्ती होती है। इन दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है, यहाँ तक कि प्यार में बदल जाती है। डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन के प्यार में पागल हो जाती हैं। इतनी ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती हैं कि डॉक्टर राधा कृष्ण को भी, यानी डॉक्टर ओमाना के जो पति थे, उनको भी इस बारे में पता चल जाता है। इसके बाद डॉक्टर राधा कृष्ण अपनी बीवी को समझाते हैं, लेकिन ओमाना थी कि उसके प्यार में बुरी तरीके से पागल हो चुकी थी। उसके समझ में कुछ आता ही नहीं है। तो डॉक्टर राधा कृष्ण डॉक्टर ओमाना को तलाक दे देते हैं। तलाक देने के बाद में डॉक्टर ओमाना बिल्कुल आजाद हो जाती हैं। अब उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी और वो मुरलीधरन से पूरी तरीके से मिलने के लिए आजाद थी। देखते ही देखते आजाद ख्याल की वजह से उन्होंने मुरलीधरन से खूब मिलना जुलना शुरू किया। यहाँ तक कि उनके मिलने जुलने की जो बात थी वो शहर में आग की तरह फैल गई। डॉक्टर ओमाना का जो क्लिनिक था धीरे धीरे खाली होने लगा। उनके पेशेंट ने उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए और उनके क्लिनिक से दूरी बना ली। जब उन्होंने देखा कि उनका करियर बर्बाद होता जा रहा है तो उन्होंने मुरलीधरन के ऊपर शादी करने का दबाव बनाया। अब मुरलीधरन पहले से ही शादीशुदा था, उसके भी 2 बच्चे थे। उसने शादी करने से इनकार कर दिया। अब इन सारी बातों को देखकर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई और उन्होंने फैसला किया कि केरल को छोड़ दिया जाए। डॉक्टर ओमाना केरल छोड़कर मलेशिया गई और वहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर दिया। डॉक्टर ओमाना जब मलेशिया चली जाती हैं तो वहां जाकर उन्होंने एक क्लिनिक को ज्वाइन किया और वहां पर नौकरी करने लगी। लेकिन उन्होंने मुरलीधरन से अभी तक नाता रिश्ता नहीं तोड़ा था, उससे कांटेक्ट बराबर बरकरार था। मुरलीधरन बहुत ज्यादा लालची हो चुका था। डॉक्टर ओमाना से बार बार वो पैसे मांगता रहता। उसने डॉक्टर ओमाना से जब पैसे मांगे तो डॉक्टर ओमाना ने उसको एक बेहतर ऑप्शन दिया। उसने कहा कि तुम यहीं मेरे साथ मलेशिया में आकर रहो और यहाँ पर अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे और तुम्हें किसी तरह की पैसे की कोई किल्लत भी नहीं होगी। जब मुरलीधरन ने इस बात को माना तो डॉक्टर ओमाना ने और मुरलीधरन ने दोनों ने ही अपना नाम बदला। नाम बदलने के बाद में दस्तावेज तैयार किए और वो शादीशुदा जोड़े की तरह मलेशिया में रहने लगे। अब मलेशिया पहुंचने के बाद में मुरलीधरन और ओमाना के बीच सब कुछ बेहतर चल रहा था, लेकिन मुरलीधरन की जो नियत थी वो ओमाना के पैसों पर थी। अब मुरलीधरन की जो पैसे मांगने की आदत थी, इस आदत की वजह से ओमाना और मुरलीधरन के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। आए दिन यही झगड़े होते रहते। इस पर मुरलीधरन ओमाना को छोड़कर इंडिया वापस आ गया और इंडिया आकर वो डॉक्टर ओमाना को ब्लैकमेल करने लगा। उसने कहा कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारा ये राज कि तुम नाम बदलकर मलेशिया में रह रही हो, मैं सबके सामने खोल दूंगा। अब ये मुरलीधरन का जो ब्लैकमेल करना था ये डॉक्टर ओमाना को पच नहीं रहा था, हजम नहीं हो रहा था। इसके बाद डॉक्टर ओमाना ने एक बहुत ज्यादा खतरनाक साजिश को अंजाम दिया। एक ऐसी साजिश को रचा कि जिसके बारे में जानकर आज तक लोग 21 साल के बाद भी सन है। दोस्तों, ये वाकया है सन 1996 का। डॉक्टर ओमाना जिस क्लिनिक में काम कर रही थी वहां से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर केरल वापस आती है। केरल वापस आने के बाद में वो सबसे पहले अपने भाई के घर जाती है, अपना सारा सामान अपने भाई के घर रखती है। डॉक्टर ओमाना के भाई का जो घर था वो केरल के तिरुवनंतपुरम में था।
डॉक्टर ओमाना तिरुवनंतपुरम से सीधे ऊटी के लिए निकलती है। ऊटी पहुंचने के बाद में रेलवे रिटायरिंग रूम में रूम नंबर 4 हेमा के नाम से बुक कराती है और उसी रूम में वो स्टे करती है। रिटायरिंग रूम में ठहरने के बाद में वो अगले दिन बाजार जाती है। बाजार से बड़े बड़े 3 सूटकेस वो खरीदती है। फिर ऊटी के ही एक रिजॉर्ट के अंदर वो 3 दिन के लिए कमरा बुक कराती है। उस रूम में उसने वो बड़े बड़े सूटकेस रखे, अपना जो कुछ सामान उसके साथ था उसको रखा और फिर वो वापस उस कमरे से बाहर निकलती है, मार्केट जाती है। डॉक्टर रोमाना मार्केट पहुंचकर टेलीफोन बूथ से मुरलीधरन को कॉल करती है। मुरलीधरन को वो बोलती है कि मैं कालीकट में हूँ, तुमने जो पैसे की डिमांड की थी मैं वो पैसे भी लेकर आई हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन स्टे भी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मुरलीधरन फूले नहीं समाया। उसने सोचा कि मैंने एक जो डिमांड की थी पैसों की वो मुझे मिल रही है और उसके साथ साथ मुझे कुछ वक्त भी गुजारने का मौका मिलेगा। इस पर मुरलीधरन खुशी खुशी उस रिजॉर्ट में पहुंच जाता है जिस रिजॉर्ट को ओमाना ने 3 दिन के लिए बुक किया था। अब मुरलीधरन और ओमाना रात को तो उसी रिजॉर्ट में रुकते हैं और सुबह होने के बाद में वो जो सूटकेस उन्होंने मार्केट से खरीदे थे उनको लेकर रेलवे के रिटायरिंग रूम वाले रूम में ले जाकर रख देते हैं। अपना सामान रेलवे रिटायरिंग रूम में रखने के बाद में मुरलीधरन और डॉक्टर ओमाना ये दोनों किसी होटल में खाने के लिए निकलते हैं। उस होटल में जाकर मुरलीधरन और ओमाना ने खूब ढेर सारा खाना खाया। खाना खाने के बाद में डॉक्टर ओमाना ने खूब ढेर सारी शराब पिला दी। मुरलीधरन पूरी तरह से नशे में धुत हो गए। जब डॉक्टर ओमाना और मुरलीधरन रेलवे के रिटायरिंग रूम में आ जाते हैं तो मुरलीधरन से डॉक्टर ओमाना कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी टैबलेट लाई हूँ जिससे कि आपकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मुरलीधरन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मुरलीधरन के खुश होने के बाद में डॉक्टर ओमाना उसको एक इंजेक्शन लगाती है। बस वो इंजेक्शन लगना होता है और मुरलीधरन की जो सांसें हैं वो हमेशा के लिए थम जाती हैं, आंखें उबलकर बाहर आ जाती हैं। दरअसल वो जो इंजेक्शन था कोई किसी तरह की पावर वाला इंजेक्शन नहीं बल्कि जहर का इंजेक्शन था जो कि डॉक्टर ओमाना ने मुरलीधरन को लगाया। इसके बाद डॉक्टर ओमाना मुरलीधरन को खींचकर किसी तरह से टॉयलेट लेकर जाती है और वहां उनके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको वहां की टॉयलेट में फ्लश कर देती है। उस टॉयलेट में काफी सारे ऑर्गन्स फ्लश करने के बाद में उसको लगता है कि ये जो टॉयलेट है ये चौक होती जा रही है, तो उसने रिस्क नहीं लिया। अब जो बाकी के बॉडी के पार्ट्स बचे थे, बॉडी के हिस्से बचे हुए थे, उन सभी हिस्सों को उसने एक पॉलीथीन में करके अपने जो मार्केट से लाए हुए सूटकेस थे उसके अंदर रखा और वो चैन की सांस रात को वहीं सो जाती है। सुबह होने के बाद में वो 10 बजे के आसपास उन सूटकेस को लेकर निकलती है जिसमें मुरलीधरन के बॉडी के पार्ट्स थे और वो उस रिटायरिंग रूम के मैनेजर से बोलती है कि वो 1 घंटे के बाद फिर दोबारा आएगी, उसका कुछ सामान अभी छूट गया है और वो सामान लेने के लिए आएगी। हालांकि वक्त तो मुकम्मल हो चुका था लेकिन फिर भी वहां का मैनेजर उनको 1 घंटे का वक्त दे देता है। अभी जो 1 घंटे का वक्त डॉक्टर ओमाना ने मांगा था वो इसलिए मांगा था कि वो ताकि 1 घंटे के बाद आकर तसल्ली से चेक कर ले कि उससे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई जिससे कि उसकी पकड़ ना हो जाए। अब डॉक्टर ओमाना रिटायरिंग रूम से बाहर निकलकर एक कार बुक करती है और वो उसी रिजॉर्ट में जाती है जहां पर उसने 3 दिन के लिए कमरा बुक कराया था। रिजॉर्ट में पहुंचकर पहले से उसका सामान वहां रखा हुआ था और ये जो सूटकेस थे जिसके अंदर मुरलीधरन की बॉडी के पार्ट्स थे उस सूटकेस को भी वहीं पर रख देती है। फिर वो अपने वादे के मुताबिक, क्योंकि उसने मैनेजर को 1 घंटे का वक्त दिया था, वापस वो रिटायरिंग रूम वाले रूम में आती है और वहां आकर उसने पहले तसल्ली की कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं है, कहीं कोई खून वगैरह के निशान तो नहीं रह गए। सारी चीजों की तसल्ली करने के बाद में वो मैनेजर को चाबी देती है और फिर वापस वो उसी रिजॉर्ट में आ जाती है। अब जब वो रिजॉर्ट में पहुंचती है तो रिजॉर्ट में पहुंचने के बाद में उसने उस पॉलीथीन को खोला, मुरलीधरन की बॉडी को निकाला, उसके छोटे छोटे पार्ट्स किए, फिर वहां के टॉयलेट में फ्लश कर देती है। पूरी बॉडी के पार्ट्स तो उसने फ्लश नहीं किए थे, उसने सारे पार्ट्स फ्लश ना करके बल्कि जो छोटे छोटे पार्ट थे उनको फ्लश किया। फिर उसके बाद में जो बाकी ऑर्गन्स रह गए थे, जो बाकी बॉडी के पार्ट्स वगैरह रह गए थे, उनको वापस पॉलीथीन में पैक किया। पॉलीथीन में पैक करने के बाद में वापस उन्हीं सूटकेस में उसको रखा और वो फिर कोयम्बटूर के लिए निकल जाती है। अब कोयम्बटूर पहुंचने के बाद में वहां पर ये मुमताज नाम से एक कमरा बुक कराती है। फिर वहां जाकर भी इसने वही तरीका जो कि इसने रिटायरिंग रूम में या रिजॉर्ट के रूम में किया था वही तरीका यहाँ पर भी इसने इख्तियार किया। अब जब ये कोयम्बटूर के इस रूम में आती है और इसने बॉडी के जब पार्ट्स को बाहर निकाला तो उस पार्ट्स में से बदबू आने लगी थी। अब वो घबरा जाती है कि कहीं लोगों को इस बदबू से खबर ना हो जाए, तो वो जितना भी उसके बाद परफ्यूम होता है वो उसके ऊपर छिड़क देती है और उस परफ्यूम से कुछ वक्त के लिए तो वहां पर महक आनी बंद हो जाती है।
जितने पार्ट्स उससे पॉसिबल होता है फ्लश कर सकती है उनको फ्लश कर देती है। अब जो बड़े बड़े पार्ट्स रह जाते हैं उनको लेकर वो अब परेशान हो जाती है कि अब इनको कहाँ ठिकाने लगा। इसी के बाद इसको याद आता है कोडिकनाल में एक सुसाइड पॉइंट है, क्योंकि ये वहीं की रहने वाली थी। ये वहां पहुंचती है और वहां पर भी इसने एक कमरा बुक कराया और कमरा बुक कराने के बाद में कोडिकनाल के सुसाइड पॉइंट पर पहुंचती है। वहां जाकर देखती है, क्योंकि वीकेंड वाला दिन था और वहां पर काफी ज्यादा रश था, तो इसने सोचा कि मैं इस सुसाइड पॉइंट पर जाकर अगर इस डेड बॉडी को यानी सूटकेस को अगर मैं फेंकूंगी तो लोग देख लेंगे और मेरा सारा राज खुल जाएगा। तो उस दिन तो ये कुछ कर नहीं पाती है और इसने वापस उस सूटकेस को उसी कार में जिससे वो लेकर वहां पर पहुंची थी वापस रखा और कार वाले से कहा कि तुम वापस चलो। इससे पहले कि कार वाला उसको अपनी मंजिल पर पहुंचाता कि बीच में ही टायर पंक्चर हो जाता है। कार का ड्राइवर कहता है कि मैडम टायर पंक्चर हो गया है, इसलिए मैं आपको दूसरी कार बुक करा देता हूँ। कार वाला वहां इंतजार करता है। वहीं से एक ओमनी वैन गुजर रही थी, उसको हायर करके और फिर डॉक्टर रोमाना को उसमें जाने के लिए बोल देता है। इधर जो ओमनी वैन वाला जो ड्राइवर था वो सारा सामान रख रहा था। तभी उसने जैसे ही सूटकेस पर हाथ लगाया, डॉक्टर रोमाना ने सूटकेस उठाने से मना कर दिया, बोली ये मैं खुद रख दूंगी। और फिर डॉक्टर रोमाना ने डिग्गी में उस सूटकेस को उठाकर खुद रखा। अब सूटकेस काफी ज्यादा भारी थे और उस सूटकेस में से काफी ज्यादा महक भी आ रही थी। जो ओमनी वैन वाला जो ड्राइवर था उस महक के सूंघने के बाद में उससे रहा नहीं गया और उसने कहा कि मैडम आप मुझे बताइए इस सूटकेस में है क्या। अब डॉक्टर रोमाना सोचती है कि मैं यहाँ अगर झूठ बोलूंगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी, तो डॉक्टर रोमाना उससे झूठ नहीं बोलती, उसको सच सच बता देती है। उस कार ड्राइवर को बताती है कि इसके अंदर इंसान की बॉडी के पार्ट्स हैं और अगर तुम मेरा इसमें साथ दोगे इसको ठिकाने लगाने में तो मैं तुम्हारे को पैसा दूंगी। अब जो वैन का ड्राइवर था वो काफी समझदार था, उसने उस टाइम पर तो उससे मना करना सही नहीं समझा। उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब इधर डॉक्टर रोमाना जो है मुतमईन होकर अब आराम से बैठ जाती हैं। काफी अच्छा मौसम था कि अचानक से डॉक्टर रोमाना को नींद आ जाती है। डॉक्टर रोमाना उसी ओमनी वैन के अंदर सो जाती हैं। अब वो ओमनी वैन का जो ड्राइवर था इस मौके पर फायदा उठाकर वो एक पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर अपनी कार खड़ी कर देता है। फिर पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर वो पुलिस को पूरा मामला बताता है। पुलिस वाले आते हैं और जब गाड़ी की तलाशी लेते हैं तो गाड़ी में देखते हैं कि उसमें काफी सारे बॉडी के पार्ट्स अवेलेबल हैं। इस पर डॉक्टर रोमाना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर रोमाना को जब गिरफ्तार किया जाता है और जब उससे पूछा जाता है कि क्या पूरा मामला है, तो डॉक्टर रोमाना ने पूरी अपनी कहानी बताई। इसके बाद पुलिस ने मुरलीधरन के घर वालों को भी बुलाया और बताया कि उसकी डेड बॉडी मिल चुकी है। इसके बाद डॉक्टर रोमाना के ऊपर केस चलता है और उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। डॉक्टर रोमाना जेल में 5 साल की सजा काटने के बाद में अपना अच्छा नेचर चलने की वजह से कोर्ट में बेल के लिए अर्जी दायर करती है और कोर्ट में उसकी सुनवाई हो जाती है। कोर्ट से जब उसको बेल मिल जाती है, बेल मिलने के बाद में डॉक्टर रोमाना जेल से बाहर आती है और जेल से बाहर आने के बाद में वो ऐसी गायब हो जाती है कि आज 21 साल हो चुके हैं। आज तक यानी सन 2002 से और आज 2023 तक अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चला है। अब ये मामला दोबारा से सुर्खियों में कैसे आया इस पर भी गौर कर लीजिए। अब होता यह है कि मलेशिया की एक छत से एक औरत गिरती है और वो मर जाती है। जब उस औरत का पता लगाया जाता है तो पता लगता है कि ये औरत केरल की है। अब ये तो खैर पता नहीं लग पाया कि उस औरत को किसी ने धक्का दिया था या उसने खुदकुशी की थी, लेकिन जब ये पता लगता है कि ये औरत केरल की है तो मलेशिया में रहने वाले बहुत सारे केरल के वासियों को उसकी बॉडी दिखाई जाती है। 4 महीने तक उसकी बॉडी को मोर्चरी में रखा जाता है, वहां उसकी शिनाख्त नहीं। 4 महीने के बाद मलेशिया की पुलिस उस फोटो को केरल के अखबार में दे देती है और उस एडवर्टीजमेंट में बताया जाता है कि ये मलेशिया में एक गुमनाम बॉडी है, इसको पहचानने वाले कॉन्टेक्ट। तो उस एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद में जो औरत थी जिसका फोटो छपा था वो फोटो डॉक्टर रोमाना से बहुत ज्यादा मैच करता था। 21 साल पहले हुआ ये हादसा लोगों के जहन से अभी तक निकल नहीं पाया था कि उस फोटो को देखने के बाद में लोगों के जहन में आ जाता है और किसी तरह से पुलिस के पास भी ये मसला पहुंचता है। पुलिस जो है उसकी तहकीक करती है। उसी भीड़ में से एक औरत निकल कर आती है और वो कहती है कि ये मेरी बहन मर्लिन रूबी है, ये मलेशिया के एक स्टोर में काम करती थी। अब पुलिस ने, जबकि उनके सामने ये केस आया था कि ये 21 साल पहले एक ऐसे डॉक्टर रोमाना नाम की औरत है जो कि फरार है, आज तक वो गिरफ्त में नहीं आई है, तो वो उस औरत से पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि नहीं ये मेरी बहन मर्लिन रूबी है, तो उनका डीएनए टेस्ट कराया जाता है और डीएनए टेस्ट के बाद में पता चलता है कि वो मर्लिन रूबी ही है, उसकी बहन है, वो डॉक्टर रोमाना नहीं थी। अब ये जो केस था 21 साल के बाद में पुलिस के सामने, लोगों के सामने आया तो सही, याद भी इसकी आई, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। जो 21 साल से लेकर आज तक गुमशुदा केस था, आज तक
इस केस की जो मास्टरमाइंड थी डॉक्टर रुमाना, आज तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। ये पहेली आज तक बरकरार है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी सच्ची कहानी। अगर दोस्तों इसी तरह की कहानी अगर आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का जो उद्देश्य था किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो आज के दौर में तरह तरह के हादसे हम लोगों के सामने आ रहे हैं, लोग उससे जागरूक हो जाएं। इसके अलावा हमारा इस घटना को सुनाने का कोई मकसद नहीं था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।